नमस्कार दोस्तों, माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज इस कक्षा में एचटेट का ये मॉडल पेपर 7वां हल करने जा रहे हैं। तो पहले हिंदी पार्ट को हल करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं। आप इसने देखो कैसे घुमा रखा है प्रश्न को कि आमरण में जो आ है उसको क्या कहते हैं। तो ये तो आसान है, प्रश्न सभी कर देंगे मेरे ख्याल से। तो कहते हैं उसको मूल शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय या फिर तदित प्रत्यय। ठीक है ना। तो देखो इसमें तो मूल शब्द तो इसमें है मरण। क्या हो जाएगा? मरण। उपसर्ग हो जाएगा ये। ठीक है ना। आ जो है वो उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्यय इसमें है नहीं। प्रत्यय तो मूल शब्द के बाद में या पीछे जुड़ता है। तदित प्रत्यय ये प्रत्यय का एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मॉल में ख़रीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हैं? अरे भाई खालिस्तान। आगे जो ऑप्शन है इनसे इसको पूरा करना है। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। नाक कटी तो कटी पर घी तो चाटा। नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो देखो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या होता है कि जो चीज़ लगभग फ्री में या बहुत ही कम मूल्य में उपलब्ध हो जाए तो उसकी गुणवत्ता नहीं देखी जाती। ये इसका मतलब ये हुआ। तो क्या कहता है कि दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। यानी कि दान में दी हुई बछिया जो होती है उसके दांत का मतलब ये छोटी है या बड़ी है वो नहीं देखी जाती। तो यही मतलब है इसका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्ण में एक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? वर्णिक, वणिक, आगे है वर्णिक और वार्णिक। तो वर्ण शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर क्या बन जाएगा? वर्ण तो है इसमें मूल शब्द और एक है प्रत्यय। ठीक है ना। तो मैंने बताया है पिछली क्लासों में भी कि उपसर्ग और प्रत्यय जब लगेंगे तो शब्द में जो है बदलाव आएगा। वो भले ही दीर्घ बने या फिर उसमें वृद्धि हो। ठीक है ना। तो ये वार्णिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वार्णिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति कौन सी है? हमेशा आनंद का अनुभव करना। सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। न सावन सूखा न भादो हरा। जहाँ चाह है वहाँ राह। आप भला तो जग भला। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। इनके जो सजन होते हैं उनके लिए हमेशा दिवाली रहती है और हर समय वसंत ऋतु रहती है। ये मतलब हुआ इसका। नेक्स्ट देखो, कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है? तो हरिणी, हिरिणी, हिरणी और हिरिणी। तो क्या हो जाएगा इसका? हरिण का हो जाएगा हिरणी। क्या हो जाएगा? हिरणी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। आगे देखो, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपयुक्त वाक्य में काला छपा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? देखो काला ये सुंदर है, काला थोड़ा सा इससे गहरा। तो क्या है? संज्ञा है या सर्वनाम है या कारक है या फिर विशेषण है? तो क्या है ये? तो यहाँ कबीर की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है ना। कबीर की विशेषता बताई जा रही है और कबीर क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताता है वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आगे देखो, पाश्चात्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो पाश्चात्य ये बना है पश्चिम से। तो पौर्वात्य, पूर्वात्य, पौर्वात्य और पूर्वात्य।
तो कौन सा हो जाएगा इसका सही? इसका हो जाएगा सही ऑप्शन ए, ठीक है ना, पौर्वात्य। पूर्वात्य तो इसमें होगा नहीं क्योंकि दीर्घ बनेगा ये, ठीक है ना। तो प्रत्यय जुड़ने पर जिस प्रकार से पाश्चात्य बना है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? कौन सा नहीं है पूछा इसने, नहीं है। अतुल, अनिल, अपूर्व, अनोखा। तो अनुपम का पर्यायवाची अतुल भी है, अनिल नहीं है। अनिल पर्यायवाची होता है हवा का, ठीक है ना। अपूर्व भी अनुपम का होता है, अनोखा भी अनुपम का होता है, और अनुपम का एक क्या होता है? अद्भुत होता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, अनिल नहीं है, बाकी और सभी हैं। स्वर्ण शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो स्वर्ण शब्द कौन सा है? स्वर्ण शब्द ये संस्कृत से का शब्द है, और संस्कृत का जो शब्द होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तत्सम। और इसका तद्भव बन जाएगा सोना। क्या बन जाएगा? सोना। सोना मतलब गोल्ड नहीं, स्लीप वाला। आगे देखो, नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है ये, शब्द की सही वर्तनी कौन सी है? सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक्य और सौंदर्यवर्धक। तो इसकी सही वर्तनी यानी कि सही शब्द, शुद्ध जो शब्द है वो कौन सा बन जाएगा? सौंदर्यवर्धक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही, आधा दय और पूरा दय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। पशुता शब्द उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक का, भाववाचक का या जातिवाचक का। तो पशुता शब्द जो उदाहरण है वो किसका है? पशु से बना पशुता, पशु जातिवाचक है, तो ये पशुता बन जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखो कौन सा है। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की है। इस 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की। इधर 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति करना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? देखो, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखो, वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं क्या कहलाएंगे? प्रकृति प्रत्यय या दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं तो क्या कहलाते हैं वो? योगरूढ़, रूढ़, सरल और यौगिक। तो वो कहलाते हैं यौगिक शब्द। क्या कहलाते हैं? यौगिक। योगरूढ़ शब्द तो दो शब्दों के मेल से बनते जरूर हैं, लेकिन वो किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उनका अर्थ, ठीक है ना। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो जिनके टुकड़े करने पर, जिनका विच्छेद करने पर जो है मतलब उनका कोई अर्थ ना निकले, ठीक है ना। और सरल वाक्य ये तो होता ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विद्या प्लस आल्य, विद्यालय में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो विद्या प्लस आल्य में कौन सी संधि है? ये वृद्धि संधि है। कौन, सॉरी, दीर्घ संधि है, यानी कि दीर्घ का मतलब बड़ा, यानी कि सजातीय जो वर्ण दोनों तरफ आ जाते हैं उससे परे और उससे पहले, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। आगे और देखो, हिंदी के ही ये भी प्रसिद्ध शब्द पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा है? प्रसिद्ध का पर्यायवाची अप्रसिद्ध, अनुचित, मशहूर और आकस्मिक। तो अप्रसिद्ध का तो प्रसिद्ध बन जाएगा, सॉरी, अप्रसिद्ध तो जो प्रसिद्ध ना हो ये तो है नहीं। अनुचित ये भी नहीं है, जो उचित नहीं हो। आगे प्रसिद्ध का फिर मशहूर बन जाएगा, मशहूर, फेमस जिसको बोलते हैं। आकस्मिक यह अचानक का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नीचे दिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। तो देखो, जो दिखाई न दे, अलौकिक, अदृश्य, असाध्य, अदम्य। तो अलौकिक तो होता है जो इस लोक का ना हो, इसका हो जाएगा अदृश्य, जो दिखाई न दे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असाध्य का मतलब होता है कि जिस बीमारी का इलाज संभव न हो, वो होता है असाध्य। अदम्य होता है जिसका दमन करना कठिन हो, ठीक है ना, जिसका दमन करना कठिन हो, वो होता है अदम्य। अगला प्रश्न देखो क्या है। जो हाथों में लिखा हो, हस्तलिपि, पक्षलिपि, पंडलिपि और हाथ लेखा। तो हाथों में लिखा हो तो ये हो जाएगा कौन सा, हस्तलिपि। हाथों में जैसे नहीं, जैसे हाथों से लिखा हो, ये मिसप्रिंट हो रहा है शायद, हाथों से लिखा हो ये हस्तलिपि हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है भाई, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, ये पूछा गया हुआ है कि भाई कवियत्री कैसे लिखते हैं। तो पहला है कवियत्री, कवियत्री, कवयित्री और कवयित्री। तो ये ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही है। कवयित्री ऐसे लिखा जाएगा, क व ये को छोटी ई की मात्रा और त्रय को हो जाएगी बड़ी, कवयित्री। बहुत बार पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के शब्द, तो ध्यान रखना, हो सकता आगे भी पूछ सकता ही। आगे है मोक्ष शब्द का विलोम पद कौन सा है। तो मूक का क्या हो जाएगा, अमूक, निर्मूक, नमुक और वाचाल। मूक का मतलब होता है चुप, ठीक है ना, और इसका हो जाएगा वाचाल, ऑप्शन नंबर डी। वाचाल का मतलब होता है बहुत बोलने वाला, ठीक है ना, बहुभाषी जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो थे हिंदी के प्रश्न। अब देखो हरियाणा जीके के प्रश्न क्या है। राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा का कौन सा नगर वैभव संपन्न था। तो कौन सा था, थानेसर, पंचकूला, फरीदाबाद, फतेहाबाद। तो हर्षवर्धन के समय में जो थानेसर जो शहर था, नगर था, वो बहुत ही वैभव संपन्न था, वैभवशाली था, धन धान्य से युक्त था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। राजा हर्षवर्धन की राजधानी का थानेसर शहर था। बाणभट्ट की हरसरित में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा है। क्या कहा है, श्रीकंठ जनपद। और बाणभट्ट जो थे वो एक संस्कृत के लेखक थे, और उन्होंने हर्षवर्धन के दरबारी मतलब कवि भी थे, और क्या थे, हर्षवर्धन के मित्र भी थे। तो हर्षचरित नामक जो रचना थी वो हर्षवर्धन के जीवन काल से ही संबंधित थी, जो इन्होंने बाणभट्ट ने ही लिखी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। पंचकुला क्या है फिर, पंचकुला का नाम 5 झरनों के नाम पे पड़ा। फरीदाबाद का नाम बाबा फरीद के नाम के कारण फरीदाबाद जिले का नाम पड़ा। फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खान के नाम पर इसका नाम पड़ा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के किस इलाके में तीसरी शताब्दी में योद्धाओं का शासन था। तो पानीपत, रोहतक, हिसार, अंबाला। तो ये रोहतक में था। क्या था, रोहतक में, किसका, योद्धाओं का। तो रोहतक में था भाई, ये ध्यान रखना है। तीसरी शताब्दी में रोहतक और सिरसा में योद्धाओं का शासन था। योद्धेगण की राजधानी नौरंगाबाद भिवानी थी। क्या थी, नौरंगाबाद है ये भिवानी से लगभग 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो ये थी। अर्जुनायन गणराज्य ये महेंद्रगढ़। कुणिंद गणराज्य था अंबाला। पानीपत क्या है, पानीपत में 3 ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई थी, ठीक है ना, 1526 में, 1556 में और 1761 में। ये आपको ध्यान रखनी है।
महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हैं ये हरियाणा की। हिसार सन 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। आगे देखो अगला प्रश्न क्या है। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है। ये मुरथल में है। कहाँ। मुरथल में। मुरथल कहाँ है। सोनीपत में। तो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में स्थित है। स्थापना इसकी कब हुई थी। 1987 में। यह हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। आगे देखो छोटूराम का संबंध रोहतक जिले से है। रोहतक में और क्या है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। जींद में क्या है। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 2013 में हुई। सिरसा में कौन सी यूनिवर्सिटी है। सिरसा में है चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। आगे देखो कोहिनूर पत्र के संपादक कौन थे। तो कोहिनूर पत्र के संपादक बालमुकुंद गुप्त, चंद्रभान गुप्ता, श्री राम शर्मा, नेकीराम शर्मा। तो कौन थे। बालमुकुंद गुप्त इसके संपादक थे। बालमुकुंद गुप्त ने लाहौर के उर्दू पत्र कोहिनूर का संपादन किया। ठीक है ना। उर्दू का समाचार पत्र था ये और 1888-89 में किया। अन्य पत्र कौन से थे इनके। अखबार चुनार, भारत प्रताप और भारत मिश्र। ठीक है। श्री राम शर्मा के बारे में बता रहा अभी। हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न, ये इनकी रचनाएं थी। पंडित नेकीराम शर्मा 1930 में भिवानी के संदेश नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। क्या 1930 में भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक पत्र किसने। पंडित नेकीराम शर्मा ने। शीश महल कहाँ पर स्थित है। तो शीश महल कहाँ है। करनाल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, पानीपत। तो शीश महल गुरुग्राम में स्थित है। करनाल में क्या है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। कुरुक्षेत्र में क्या है। कल्पना चावला तारामंडल है। पानीपत में क्या है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी। 23 अगस्त 1974 में। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 3 राज्यों से लगती हैं। तो यमुनानगर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी। तो यमुनानगर की सीमाएं 3 राज्य से लगती हैं। किसकी लगती हैं। यमुनानगर की। कौन कौन से राज्य हैं वो हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। रेवाड़ी की लगभग राजस्थान से लगती है। महेंद्रगढ़ की भी राजस्थान से लगती है। चरखी दादरी और रोहतक। चरखी दादरी और रोहतक ऐसे 2 जिले हैं जिनकी सीमाएं किसी राज्य को नहीं छूती। ये ध्यान रखना है आपको। हाँ ये बता ही दिया इसने। चरखी दादरी और किसी को नहीं छूती। और जींद जिले की सीमा 7 जिलों के साथ लगती है। किसकी। जींद जिलों के साथ की सीमा 7 जिलों से लगती हैं। और जींद जिले को हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है। हरियाणा का हृदय कौन सा। जींद। हिसार, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, करनाल, कैथल और फतेहाबाद ये 7 से लगती है। आगे देखो फतेहाबाद जिले का नाम इसके नाम स्त्रोतीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा जिसकी नींव खालिस्तान द्वारा 14वीं शताब्दी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी। तो गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और उक्त में से कोई नहीं। तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। कौन थे। फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अपने साथियों को ये क्लास शेयर किया करो। जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं जल्द ही अगले मॉडल टेस्ट पेपर को हल करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।